नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से हमें स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी मेंस के सिलेबस को डिटेल में समझेंगे। टॉपिक वाइज सभी टॉपिक को मैं समझाऊंगा कि कौन सा टॉपिक अधिक इम्पॉर्टेंट होता है और कौन से टॉपिक से कम सवाल पूछे गए हैं। मेंस के GS1 GS2 इसके सब टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके साथ में जो सोर्स क्या होना चाहिए, कौन कौन से बुक्स वगैरह यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए बुक कौन सा यूज करें और पढ़ने के लिए कौन सा बुक यूज करें, इन दोनों को भी हम लोग सिलेबस के पश्चात से डिस्कस कर लेंगे। तैयारी की रूपरेखा क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और मेंस का संभावित क्या हो सकता है, भाई कब हो सकता है मेंस, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। जिनका पीटी नहीं हो रहा है 72 के लिए कैसे तैयारी करें, थोड़ा सा इसको भी टच कर लेंगे हम लोग ताकि उनके लिए भी समझ में आ जाए। बाकी मेंस की तैयारी कैसे करें अलग से उसके लिए मैं वीडियो आपको बता दूंगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो बीपीएससी के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो बीपीएससी की वेबसाइट पर सिलेबस नाम से आपको मिल जाएगा, जहां पर बीपीएससी का सिलेबस दिया हुआ है। लास्ट जो अपडेट किया गया था, वैसे तो इस पर अपडेटेड दिखाता रहता है, लेकिन लास्ट जो अपडेट किया गया था वो 2017 में इसको अपडेट किया गया था। उसके बाद से कोई भी अपडेट इसमें नहीं किया गया है। यहाँ तक कि इसमें ये भी नहीं ऐड किया है उन्होंने कि इसमें निबंध का पेपर लिया जाएगा, ये भी नहीं लिखा हुआ है। अभी तक यही लिखा हुआ है कि ऑप्शनल पेपर होता है, ऐच्छिक विषय के बारे में बताया गया है। जबकि अब ऑप्शनल का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। वो 100 नंबर का पेपर होता है और ऑब्जेक्टिव होता है, और वहीं पर निबंध का एक पेपर 300 मार्क्स का आपके लिए ऐड कर दिया गया है। अर्थात बीपीएससी के मेंस की अगर हम लोग बात करें तो 300 नंबर का GS1 का पेपर होता है, 300 मार्क्स का GS2 का पेपर होता है और 300 मार्क्स का आपका निबंध का पेपर होता है। इसी 900 में से आपके मेरिट बनते हैं। 100 मार्क्स का हिंदी भाषा का पेपर होता है, हिंदी भाषा का पेपर होता है जिसमें से आपको पासिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं। और इसी प्रकार से 100 मार्क्स का ये हिंदी भाषा का है, ये सब्जेक्टिव पेपर होता है। 100 मार्क्स का आपका ऑप्शनल का पेपर होता है जो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, और इसमें आपको पासिंग मार्क्स लाने पड़ते हैं अपने कैटेगरी के हिसाब से। तो ये आपका मेंस का टोटल पेपर होते हैं, जिसमें से 3 सब्जेक्ट के पेपर में से आपको स्कोर करके मेरिट लाना होता है। बाकी 2 जो पेपर होता है उसमें आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। ओके, ये बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है जो आप सभी के पास भी होगा ही। कितना जा सकता है इस बार का कट ऑफ, तो देखिए अभी तक ऑफिशियल आंसर की ही भी नहीं आया है। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 18 सितंबर को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उस दिन तक तो अभी आंसर की जारी नहीं किया गया है। लेकिन आंसर की भी जारी करने में देरी हो रही है क्योंकि कई सारे सवाल को लेकर भी विवाद हैं। ऑप्शन डी डाल के बीपीएससी कई सारे सवाल के ऊपर में विवाद उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण से कुछ सवाल शायद हटाए भी जाएं। लेकिन बीपीएससी कितना भी हाईटेक हो जाए, बिना सवाल हटाए उसका पेट भरेगा ही नहीं। देखते हैं क्या होता है, सवाल हटाए जाते हैं या नहीं। लेकिन कट ऑफ का इतना ज़रूर है कि मैं कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कह रहा हूँ कि कोई पिछले साल जैसा 90 के आसपास ऐसा कुछ तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, काफ़ी कम रहेगा। 75, 80, 85 मैक्सिमम जा सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं ही जाना चाहिए। पिछले साल के कंपैरिजन में काफ़ी कम मार्क्स जाएंगे। कट ऑफ इसलिए कम जाएगा क्योंकि एक तो ऑप्शन डी था और दूसरा इतने सारा डेटा पूछा गया था, इतने सारे डेटा डाले गए थे कि जेन्युइन स्टूडेंट भी, काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स भी बाहर हो रहे हैं या उनके मार्क्स भी कम हो गए हैं। अभी तो ऑफिशियल आंसर की आएगा, तो ऑफिशियल आंसर की आने पर 5-6 मार्क्स सबके कम ही हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं जाता है किसी का भी। तो इसलिए मान करके चल सकते हैं कि बिल्कुल ही कम जाएगा कट ऑफ। जिस प्रकार से यूपीएससी मेंस का एक बार का यूपीएससी प्रीलिम का कट ऑफ गया था हाल फिलहाल में ही, लोएस्ट 79 मार्क्स गया था जनरल का, आप उसी तरह का इस बार का बीपीएससी का भी मान सकते हैं कि बिल्कुल ही अलग पेपर था, जिसके कारण से कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। इसीलिए आपके मार्क्स जितने भी हों
कृपया करके मेंस की तैयारी करें। और जिनका मेंस नहीं भी होता है, मान लीजिए प्रीलिम नहीं होता है, 72 के लिए भी जाते हैं, तो उनको भी मेंस की ही तैयारी करनी पड़ेगी बंधुओं, क्योंकि पीटी के लिए तो अभी से नहीं पढ़ेंगे आप। 1 साल तक पीटी के लिए कोई कैसे पढ़ सकता है? कैसे आप 1 साल तक प्रैक्टिस करते रहेंगे प्रीलिम एग्ज़ाम का? ये संभव ही नहीं है ना। तो इसलिए आपको दोनों ही कंडीशन में मेंस की तैयारी के लिए ही जाना पड़ेगा। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग फॉर्म भर रखे हैं। आप उन सभी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में लगना चाहते हैं तब तो अलग बात है, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप लगिए। लेकिन अलग अलग ऑप्शंस के साथ अगर आप बीपीएससी की तैयारी की सोच रहे हैं तो मैं आपको बस एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा। ऐसा नहीं कि मैं बीपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमेशा ही सही गाइड करता हूँ मैं। 67 से पहले तक अगर आप बीपीएससी के साथ किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे थे तो आप दोनों को साथ में लेकर के चल सकते थे। लेकिन आफ्टर 67th बीपीएससी जो चेंजेज किए गए हैं, ख़ास तौर से मेंस में जो चेंजेज हुए हैं, और इस बार का जो पीटी के पेपर में चेंज देखा गया है, अगर ये चेंज बीपीएससी कंटिन्यू करती है, 71 के बाद 72 में भी करती है, 73 में भी करती है, तो जैसे यूपीएससी के लिए आपको डेडिकेटेड तैयारी करना पड़ता है, वैसे ही आपको बीपीएससी के लिए भी डेडिकेटेड तैयारी करना पड़ेगा। आप किसी और एग्ज़ाम में इधर उधर जाएंगे तो फिर इसमें दिक्कत आपको उत्पन्न होगी, क्योंकि मेंस के लिए भी इसका शानदार प्रैक्टिस चाहिए और प्रीलियम के लिए भी इसका नेचर बिल्कुल ही बदल रहा है। जैसे अगर आप यूपीएससी प्रीलियम देते हैं तो आपको पता होगा कि यूपीएससी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप यूपीपीएससी दे सकते हैं, बीपीएससी दे सकते हैं, मतलब कि पीसीएस और यूपीएससी लेवल के आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। लेकिन अगर आप केवल बीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, उसके साथ में कोई और एग्ज़ाम पर फोकस करने जाएंगे तो वो चीज़ संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीपीएससी ने अपना वनडे के एग्ज़ाम से नेचर बिल्कुल ही अलग कर लिया है। ख़ास तौर से इस बार का पेपर देख करके तो मैं बोलूँगा ये चीज़ कि बिहार में बाकी जितने एग्ज़ाम होते थे, पीटी का एग्ज़ाम बीपीएससी का उससे मैच करता था, लेकिन इस बार उसने अपना लेवल बिल्कुल ही अलग कर दिया है। तो इसके लिए डेडिकेटेड आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आते अब मेंस के सिलेबस पर। मेंस के सिलेबस में देखिए, जो बीपीएससी के वेबसाइट पर लिखा हुआ है, इस पीडीएफ में है, उसमें से कुछ खास चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। देखिए बस इतना सा ही था, यहाँ से ऑप्शनल का सिलेबस शुरू हो जाता है, बस इतना ही मेंस का सिलेबस लिखा हुआ है। क्या है देखिए, सामान्य पत्र पेपर में क्या लिखा हुआ है, भारत का आधुनिक इतिहास अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री आ गया। मॉडर्न हिस्ट्री क्या पूरा है हमें नहीं पता, अभी तो हम केवल यही समझेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। और भारतीय संस्कृति यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम अर्थात करेंट अफेयर लिखा हुआ है। और तीसरा जो सेक्शन होता है उसको कहा था डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, सांख्यिकी विश्लेषण आरेखन कहा जाता है इसको। स्टैटिक्स और डेटा इंटरप्रिटेशन से सवाल पूछे जाते हैं। अर्थात जीएस पेपर 1 के 3 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन में आपसे मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के सवाल पूछे जाएंगे। दूसरे सेक्शन में आपसे करंट अफेयर के सवाल पूछे जाएंगे। तीसरे में डीआई के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यही यहाँ पर कहा जा रहा है। इसी प्रकार से GS2 के पेपर में आपसे राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी पूछा जाएगा। सेक्शन 1 में पहला सेक्शन जो होगा वो पॉलिटी का होगा, दूसरा जो होगा इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का होगा, सेक्शन 2 इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का होगा, और सेक्शन 3 जो है ये आपका साइंस एंड टेक का होगा। इसमें इकोलॉजी भी जोड़ दिया जाता है बंधुओं, पर्यावरण भी जोड़ दिया जाता है इसमें, और डीएम से अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट से एक सवाल पूछा जाता है, क्योंकि बिहार जो है ये डिजास्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। जैसे इस बार भी बिहार के कई सारे इलाकों में बाढ़ हैं, खास तौर से दक्षिण बिहार के कई सारे रीजन में इस बार बाढ़ देखे गए हैं। नदियों का कटाव भी एक आपदा है, जैसे भोजपुर में हमने देखा, जैसे भागलपुर में भी देख रहे हैं, जैसे अभी सीतामढ़ी में सूखा पड़ रहा है, वो लोग वहाँ पर पानी नहीं मिल पा रहा है, अभी का हाल है। कल का ही बीबीसी का न्यूज़ देखिएगा जा कर के आपको दिख जाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग आपदाओं के कारण से आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए सवाल एक पूछे जाते हैं।
कहीं भी आपको ये डिस्कशन में नहीं बताएगा कोई भी कि आपदा प्रबंधन से अलग से सवाल आते हैं बीपीएससी में। एक सवाल आते हैं, हर दूसरे तीसरे साल आते हैं एक सवाल। मैं आपको सवाल भी दिखा दूंगा आने वाले वीडियोज़ में। अलग अलग पेपर का भी विश्लेषण करेंगे हम लोग बंधुओं। टॉपिक भी इम्पोर्टेंट बताऊंगा मैं सभी सब्जेक्ट का। तो ये आपका क्या हो गया, पेपर 2 का तीनों सेक्शन हो गया। लेकिन पेपर 2 में, पेपर 1 में जो एक सेक्शन है कॉमन है, वो है करंट अफेयर का सेक्शन। ये डोमिनेट करता है आपका GS 2 के पेपर में और GS 1 के सेक्शन 2 में, GS 1 पेपर सेक्शन 2 में और GS 2 पूरे पेपर में ही ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है। इसलिए करंट अफेयर का जो सेक्शन है ये मेंस में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कितने दिनों का करंट अफेयर, तो देखिए अभी तक तो 6 मंथ का करंट अफेयर पूछा जाता था, लेकिन बीपीएससी ने जैसा इस बार किया है कि भाई करंट अफेयर 1-1.5 साल तक के पूछे गए हैं, 1.5 साल पौने 2 साल तक के करंट अफेयर पूछे गए हैं। तो क्या इसी तरह का पूछ सकता है क्या? हाँ, हो सकता है कि आपसे 1 साल तक का मेंस में करंट अफेयर पूछ रहे, लेकिन जो आपको मुख्य फोकस रखना है वो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर पर ही मुख्य फोकस रखना है। कहाँ से तैयार करें मेंस के लिए 6 मंथ का करंट अफेयर? तो अगर आपको मैगजीन पढ़ना हो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो विजन IAS की मैगजीन पढ़ सकते हैं, या न्यूज़पेपर डिस्कशन जो मैं करवाता हूँ उसको सीरियसली फॉलो कीजिए। मेंस के मैक्सिमम करंट अफेयर वहीं से आपका तैयार हो जाएगा। अब ज़रा सिलेबस को यहाँ पर एलेबोरेट किया हुआ है इन्होंने, इसको ज़रा हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको देखने से हमारा अपना काम नहीं बनेगा, तो इसलिए मैं आपको अपने टॉपिक पर ले चलता हूँ कि क्या टॉपिक वहाँ पर दिए गए हैं। खैर चलिए फिर भी एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आधुनिक भारत तथा बिहार के विशेष के संदर्भ में इतिहास, भारत की संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के, अर्थात 1850 के मिड से लेकर के 1947 तक का जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से सवाल पूछा जाएगा। इसमें के अलावा क्या बोला जा रहा है कि गांधी, नेहरू और टैगोर, ये जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी, नेहरू, यहाँ से एक लॉन्ग फॉर्मेट का सवाल फिक्स होता है, पूछा ही पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है। बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न, इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा अर्थात बिहार में वेस्टर्न एजुकेशन का कैसे विकास हुआ, इससे जुड़ा हुआ सवाल भी आपसे पूछा जाता है। इसके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका संबंधित भी प्रश्न रहेंगे कि जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम, उसमें बिहार की क्या भूमिका रही है, अर्थात जो मॉडर्न हिस्ट्री के आपके टॉपिक होंगे, अगर उसमें बिहार का स्कोप है, जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए उदारवादी आंदोलन के बारे में, अगर उसमें बिहार स्पेशल का स्कोप है तो आप उसको निश्चित तौर पर वहाँ पर चर्चा करें, ये आपसे कहा जा रहा है। तो इसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि पटना कलम के बारे में भी पढ़ें आप, मौर्य कला के बारे में, पाल कला के बारे में, पटना कला के बारे में, पटना कला के बारे में, पटना कलम हो गया। सांख्यिकी विश्लेषण अर्थात उसके पश्चात से DI के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर GS 2 का सिलेबस छोटा सा दिया हुआ है कि राज्य व्यवस्था है, उसके बाद से अर्थव्यवस्था है, बिहार का भूगोल दिया हुआ है, भौतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल दिया हुआ है, और साइंस एंड टेक से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछा जाएगा, और इन सभी में प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा। प्रायोगिक पक्ष का क्या तात्पर्य होता है? प्रायोगिक पक्ष का तात्पर्य होता है कि डे बाय डे जीवन में जो उपयोग होता है, इस प्रकार के आपसे साइंस एंड टेक में सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सवाल नहीं पूछे गए हैं अभी तक, वो आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि वाईफाई पिछली बार पूछ लिया है, लेकिन लाईफाई नहीं पूछा है अभी तक, ये पूछ सकता है। जैसे कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी तो पूछ लिया गया है, लेकिन अभी तक AI से जुड़े हुए सवाल नहीं पूछे गए हैं। लॉन्ग फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ये पूछा जा सकता है। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये था इसका छोटा सा ये सिलेबस, लेकिन इस सिलेबस से अपना काम नहीं बनेगा। मैं आपको टॉपिक वाइज दिखाता हूँ, आप टॉपिक को अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बुक लिस्ट की तरफ में बढ़ेंगे, देन हम लोग कहाँ पर जाएंगे, देन आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी भी मैं बता दूँगा। GS 2 का सिलेबस सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक बाय टॉपिक। ये टॉपिक मैं शेयर भी किया है मैंने उस पर टेलीग्राम पर, आपको भी मिल गया होगा और आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग ना टारगेट बना करके हम लोग आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं 23 सितंबर से, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। 23 सितंबर से मैं शुरू कर रहा हूँ इन्हीं टॉपिक के हिसाब से, जिसमें टारगेट अलग से दूंगा, एलिब्रेट
टॉपिक दिया जाएगा इस बार टारगेट वाइज, डे बाय डे का टारगेट होगा, जिसमें प्रतिदिन किस डे को कौन सा सवाल मिलेगा इस प्रकार से टारगेट दिया जाएगा आपको, और उसी हिसाब से सवाल भी मिलेगा, उसी हिसाब से आप रिवाइज भी करेंगे। तो जुड़िएगा, अगर आपको जुड़ना हो तो 23 सितंबर से शुरू हो रहा है, जुड़िएगा ज़रूर ही। जिन्हें मेंस में वाकई इंटरेस्ट हो कि मेंस की तैयारी करें, और स्पून फीडिंग वाले भी ना हो, ऐसा ना कि मुझे आपको रोज़ मोटिवेट करना पड़ रहा है कि बेटा लिख लो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बेटा लिख लो, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको सवाल दूंगा, आप उसको लिखेंगे, और अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि लिखो, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि मैं आपको डे बाय डे मैसेज करके मोटिवेट करूँगा कि जल्दी क्या बोलते हैं कि भाई सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है, जलो लिखो, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। कोई ऐसा फोकट का मोटिवेशन देना मुझे नहीं आता है। नहीं लिखेंगे तो नुकसान आपका होगा। कोई बच्चे तो हैं नहीं, ग्रेजुएशन करके आ गए हैं, सिविल सर्विसेज मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना तो खुद के अंदर से सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि बाकी लोग लिख रहे हैं तो मैं भी लिखूं। तभी जुड़िएगा जब स्पून फीडिंग की आपको आदत ना हो। अगर स्पून फीडिंग की आदत हो तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी से तैयारी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक में आपको दिखा देता हूँ। संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना, सबसे पहला टॉपिक यही है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावना से जुड़े हुए, उद्देशिका प्रस्तावना एक ही है, इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं कि उद्देशिका क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ये सब सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर दो शब्द मैंने बोले बंधुओं, एक मैंने बोला महत्व और एक मैंने बोला विशेषता। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। महत्व में अलग लिखा जाएगा, विशेषता में अलग लिखा जाएगा। पिछले साल एक बच्चे का मैंने कॉपी चेक किया था जिन्होंने 67th मेंस दिया था, 67th मेंस दिया था उन्होंने। ग्रुप में बहुत सक्रिय रहते हैं वो मेंबर, उन्हें लगता है कि हमने काफ़ी अच्छा मेंस दिया था और कॉपी वो लेकर के आए। उनके कॉपी में सवाल था एक जिसमें महत्व के बारे में पूछा गया था। 67th में ऐसे ही एक सवाल था, मैंने उस सवाल को काट दिया शुरू से ऊपर से नीचे तक। एक और गुरुजी ने उसको चेक किया तो उन्होंने बोला था अच्छा है। उसमें पूछा गया था विशेषता, उन्होंने लिखा था कुछ और ही, और लिख करके बच्चे खुश होकर आ जाते हैं। नहीं हुआ उनका, अंततः मेंस में नहीं हुआ था, और खुश हो जाते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा लिखा है, बिल्कुल कॉपी का एंड टू एंड भर के आया हूँ। तो भरने वाला कॉन्सेप्ट ग्रेजुएशन में चल सकता है, बीपीएससी मेंस में ऐसा नहीं चलता है। यहाँ पर आपको जो पूछा जाता है वही लिखना होता है, क्योंकि जो पेपर चेक करने वाला होता है ना, बहुत होशियार लोग होते हैं। आपके जैसे 100 लोग को दिन भर वो घुमाते होंगे, तो इस प्रकार के प्रोफेसर्स होते हैं। इसलिए कीवर्ड्स आपको सीखने पड़ते हैं बंधुओं, कि महत्व क्या होता है, विशेषता क्या होती है, कि भाई विशेषता पूछा गया तो उसमें क्या लिखेंगे, महत्व पूछा जा रहा है तो उसमें क्या लिखेंगे, है ना। देखिए अगला क्या है, नए राज्यों की गठन की प्रक्रिया है। दूसरा टॉपिक नागरिकता है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निषेध तत्व हैं, संसदीय कार्य हैं, अधिकार क्षेत्र, न्यायपालिका से विवाद है, केंद्र राज्य संबंध है, संघवाद है, सहयोगी प्रतिस्पर्धी संघवाद है, राष्ट्रपति राज्यपाल अर्थात ये जो भारत सरकार की कार्यपालिका है उसके बारे में है, पंचायत है, फिर न्यायपालिका आ गया, निर्वाचन आयोग है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, आर्टिकल 368 और उससे जुड़ी हुई प्रक्रिया से सवाल पूछे जाते हैं। दबाव समूह प्रेशर ग्रुप से भी कभी कभार सवाल पूछा जाता है, जैसे पिछले वर्ष पूछा गया है प्रेशर ग्रुप से सवाल, शायद पिछले साल पूछा है, देखिएगा एक बार। क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता से एक सवाल की गारंटी होती है। गारंटी मतलब लिख कर ले लीजिएगा, एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। जैसे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से सवाल पूछा जाता है, और एक प्रकार का बीपीएससी में एक खासियत है कि वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पर कुछ कुछ ऐसे सवाल बनाती है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा पृथ्वी पर। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, शानदार सवाल बनाती है बीपीएससी इस पर। जैसे उसने बनाया कि बिहार की पॉलिटिक्स जो है वो जातिवाद से बदल करके विकास पर केंद्रित होती जा रही है। कितना शानदार सवाल है, आपको इसको लिखना पड़ेगा, पूरा विश्लेषण सहित समझाना पड़ेगा, और इस प्रकार के सवाल उसने मेंस में पूछे हैं।
इसी प्रकार से बिहार में जाति आधारित जनगणना, हालांकि ये टॉपिक इरेलेवेंट हो गया है लेकिन फिर भी रेलेवेंट है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। इसका डेटा भले ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जाति जनगणना को ही अवैध बोल दिया, जातिगत आरक्षण जो लागू किए गए थे इसके बाद से उसको भी अवैध कर दिया गया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि देश में जातिगत जनगणना किया जाएगा अगले साल, तो इसलिए आपको जातिगत जनगणना पढ़ के जाना है। यहाँ से बस बिहार काट दीजिए, बिहार काट दीजिए, बिहार काट दीजिए। ओके। साझा सरकार की राजनीति, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, ई शासन, ई शासन से एक सवाल पूछा जाता है, सुशासन, नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, इससे सवाल आते हैं। इसको ज़रा अगर इंग्लिश में किसी को देखना हो तो देख सकता है क्या? हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से इंग्लिश में जिनको लेना हो, और ये आपका इंग्लिश में सेम टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार से पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक दिए गए हैं। इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन बिहार स्पेशल से जोड़ करके पूछा जाता है कभी कभी। ख़ास तौर से अब बीपीएससी में शॉर्ट आंसर इंट्रोड्यूस किया गया है। शॉर्ट आंसर आपको पता होगा, 5 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, 7 नंबर इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो शॉर्ट आंसर आने के बाद वो एक ही एग्जामिनेशन में आपसे ढेरों सवाल पूछ सकते हैं, ढेरों टॉपिक से सवाल पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको हर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना पड़ता है। क्या पता शॉर्ट आंसर में कहाँ से क्या पूछ ले, है ना। और अगर आप शॉर्ट आंसर समझ करके सवाल छोड़ने लग जाएंगे, स्किप करने लग जाएंगे, तो कितने सवाल आप छोड़ेंगे, क्योंकि पेपर में तो अधिकांश अब शॉर्ट आंसर ही होंगे। लॉन्ग आंसर के भी सवाल होते हैं, लेकिन शॉर्ट आंसर का जवाब दिए बिना आप नहीं पास कर सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है इकोनॉमिक्स में, आर्थिक नियोजन, पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, भारत में नियोजन काल की उपलब्धियाँ, अर्थात जब देश में पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी तब भारत की उपलब्धि क्या क्या रही। जनसांख्यिकी मुद्दे, जनसंख्या विस्फोट की समस्या समाधान इत्यादि हो गए। विकास से जुड़े मुद्दे, साम्य के साथ वृद्धि, समावेशी विकास, सतत विकास, धारणीय विकास, पर्यावरण संरक्षण, धारणीय विकास, संतुलित क्षेत्रीय विकास, मानव विकास के विभिन्न माप, रिपोर्ट इत्यादि से सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। बेरोजगारी की समस्या, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और संबंधित मुद्दे। बिहार में आर्थिक विकास, बिहार के खनिज संसाधन, और उसको आपको इकोनॉमिक्स से जोड़ करके पूछ लेगा। बिहार सरकार की योजनाएं, बिहार सरकार के अलग अलग इकोनॉमिक सर्वे में किए जा रहे प्रयास, बिहार सरकार के इकोनॉमिक रिफॉर्म, बिहार सरकार की नीतियां, जैसे पर्यटन नीति आई है, जैसे पर्यटन नीति के अलावा स्टार्टअप नीति आई है, आजकल चर्चा में है, जैसे उद्योग नीति आई है। तो ये आपको नीतियां पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भारत का भूगोल है, भारत का भूगोल है, जिसमें भारत का भूगोल में पहाड़, पठार, नदियाँ, मिट्टी। अभी जो हम लोग GS2 शुरू करेंगे ना, टारगेट ग्रुप में GS2 शुरू कर रहे हैं हम लोग 23 तारीख से, उसमें ज्योग्राफी से ही शुरू होगा। ज्योग्राफी के ही टॉपिक दूंगा मैं, उसी के टेस्ट शुरू होंगे 23 तारीख से। बिहार का भूगोल है, फिर उसके करंट अफेयर भी होंगे। सेक्शन 3 है, जिसमें भारत में विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव है। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी के टॉपिक जो पूछे जाते हैं, एक तो नैनो तकनीक और ये सब तो है ही, लेकिन इसके अलावा करंट अफेयर के टॉपिक इसमें ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड सवाल यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। ओके, अब चलिए GS1 का मैं सिलेबस दिखा देता हूँ आपको, देन बुक लिस्ट की तरफ में हम लोग चलेंगे। जिन्हें इंग्लिश में स्क्रीनशॉट लेना हो कृपया ले लें। ये यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक का है। बाकी हम लोग GS1 के सिलेबस पर चलते हैं। ओके, देखिए ये GS1 का टॉपिक है, सिलेबस वाइज जो दिया हुआ है, इसी के अनुसार हम लोग अभी ग्रुप 2 में शुरू करेंगे, बेसिक आंसर राइटिंग ग्रुप में शुरू करेंगे GS1 से। ओके, देखिए इसमें क्या है, डलहौजी के कार्य और आलोचना। क्यों 1850 के पश्चात से जो भी टॉपिक आएगा हमें उन सभी को पढ़ना है। क्या डलहौजी सवाल पूछा है अभी तक मेंस में? क्या नहीं पूछा गया है, लेकिन सिलेबस का हिस्सा है गुरु। ये आपको पता है कि 1861 का एक्ट जो है ये 68 BPSC में पहली बार पूछा गया था, और उससे पहले जो मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था उसका वीडियो भी मौजूद होगा,
आप जा कर के देखिएगा, उसमें सबसे पहला टॉपिक जो लिखा हुआ है ना 1861 का एक्ट ही लिखा हुआ है। उस समय में बच्चों ने कमेंट किया था 67th बीपीएससी के बाद मैंने डिस्कस किया था कि ये सब टॉपिक तो पूछता ही नहीं है। अगले साल से बीपीएससी ने शॉर्ट आंसर इंट्रोड्यूस किया और वो सारे टॉपिक पूछ लिए जो कभी नहीं पूछा था उससे पहले। इसलिए कृपया करके सरप्राइज़ ना हो, इसलिए 100 से सिलेबस पर ध्यान दीजिएगा, इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा, रील पर ध्यान मत दीजिएगा, सिलेबस पर ध्यान दीजिएगा। ओके। डलहौजी के कार्य व आलोचना आपको पढ़ने हैं। संथाल, वहाबी, मुंडा, नील और मोपला विद्रोह, 1857 का विद्रोह, प्रकृति, उसका नेचर, कारण, परिणाम, बिहार की भूमिका, 1858 1861 का एक्ट हो गया। ये आपका 1861 तक का एक्ट हो गया। इसके अलावा भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार, क्या इससे सवाल पूछे गए अभी तक? हाँ, पूछा गया है। बहुत पहले के बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अगर उठाएंगे तो काफ़ी पहले इससे सवाल लगातार पूछे जा रहे थे। बीपीएससी ने बीच में छोड़ दिया है कुछ वर्षों से ये सब सवाल पूछने, लेकिन क्या पता अगली ही बार आपसे पूछ ले। आर्य समाज थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, जातिगत सुधार, प्रभाव और परिणाम से सवाल पूछे जा सकते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का विकास, बीपीएससी का सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक में से एक। साहित्यिक कारण, राजनीतिक कारण, ऐतिहासिक कारण, व्यक्तियों का योगदान, विदेशी प्रभाव, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। कांग्रेस से पहले की राजनीतिक संस्थाएं, कांग्रेस की स्थापना, उदारवाद, कि कांग्रेस से पहले की किस प्रकार की राजनीतिक संस्थाएं थी भारत में, उसके बारे में, कांग्रेस का स्थापना क्या हुआ, उसके पीछे के कारण क्या क्या थे, और उदारवाद क्या है, लिबरल जो कांग्रेस का फेज है 1885 से लेकर के 1905 तक का जो फेज है, इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उदारवादी राजनीति से तो एक सवाल हर साल ही पूछा जाता है बीपीएससी मेंस में, उसको नोट करके रख लीजिएगा। कर्जन और रिपन जो हैं, इनकी नीतियों से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। क्रांतिकारी दौर, कारण और प्रभाव, क्रांतिकारी दौर 1 है, जिसमें चापेकर बंधु से शुरू करते हैं हम लोग और कहाँ तक आते हैं तो गदर आंदोलन तक के हिस्से को हम लोग कवर करते हैं। इसको क्रांतिकारी आंदोलन फेज़ 1 कहा जाता है। फिर फेज़ 2 कब से शुरू होता है तो चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन के अचानक वापस लेने के पश्चात से फेज़ 2 शुरू होता है, जिसमें काकोरी एक्शन होता है, लाहौर केस चलता है, भगत सिंह वगैरह का जो दौर है वो सेकेंड दौर है। तो क्रांतिकारी दौर 1 पढ़ते हैं हम लोग। उसके अलावा बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, नरम दल गरम दल का विभाजन भी पढ़ना पड़ता है। 1892 का एक्ट, 1909 का, 1919 का, 1935 का एक्ट, 1907 1916 कांग्रेस का अधिवेशन जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1907 में कांग्रेस की फूट हो जाती है, 1916 में कांग्रेस एकजुट हो जाती है। गांधीवादी आंदोलन, बिहार विशेष के संदर्भ में चंपारण से एक सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा भी जितने भी गांधीवादी आंदोलन हैं वो सब भी इम्पॉर्टेंट ही हैं। अगर अभी नहीं पूछा है तो आपसे पूछेगा अगली बार, आप सरप्राइज़ ना हो, इसलिए सभी गांधीवादी आंदोलनों पर आपकी बिल्कुल बराबर से पकड़ होनी चाहिए। गांधीवादी आंदोलन से जुड़े हुए सवाल आपसे किसी भी तरह से घुमा फिरा के लॉन्ग फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से क्रांतिकारी चरण 2 है और एक और इसमें टॉपिक है बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास। ओके, ये वो टॉपिक हो गए जहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री में आपके सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर का भी सेक्शन है, जिसमें 5-6 टॉपिक हैं जो मैं आपको अलग से किसी दिन शेयर कर दूंगा। उसके टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है मौर्य कला है, एक मौर्य कला है। उसके अलावा पटना कलम है, पटना कलम। उसके अलावा बिहार के फेमस पेंटिंग है, बिहार के फेमस पेंटिंग जैसे मंजूषा है, मिथिला पेंटिंग है। और उसके अलावा जो अगला टॉपिक है उसमें है पाल आर्ट के बारे में, पाल कला के बारे में पूछा जाता है। ये डोमिनेंट टॉपिक हैं आर्ट एंड कल्चर के, जहाँ सवाल आते हैं। इसके अलावा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से आपको पता होना चाहिए, जैसे बुद्ध आर्ट क्या है, जैनिज़्म से जुड़े हुए आर्ट कौन कौन से हैं, इस प्रकार के टॉपिक आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे एक बार बीपीएससी ने पूछा गुहा आर्ट के बारे में, और बिहार में पाश्चात्य शिक्षा जैसे कि नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थे उसके पाश्चात्य नहीं, जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी उसके बारे में पूछा गया कि बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे वो बिहार में थे, और बिहार में शिक्षा के साथ साथ आध्यात्म के भी केंद्र थे, इसके बारे में बताइए।
तो ये बिहार में जो पहले यूनिवर्सिटियाँ थी उसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया था, अर्थात आपको वो भी पता होना चाहिए। यानी कि ये आपका आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन हो गया, यहाँ से आर्ट एंड कल्चर के सवाल आते हैं। ये आपका क्या हो गया, सिलेबस मैंने आपको डिकोड करके बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है। अब किताब कौन कौन सा यूज कर सकते हैं सर, तो GS 1 की अगर बात करें हम लोग, आर्ट एंड कल्चर इसके लिए बुक आती है बंधुओं दृष्टि IAS की आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है, आप वो पढ़ सकते हैं। सबसे बेस्ट बुक है आर्ट एंड कल्चर की, UPSC के लिए भी यूज़ होता है, BPSC के लिए भी यूज होता है। तो दृष्टि IAS आर्ट एंड कल्चर का आप उपयोग करें, परफेक्ट बुक है। उसके अलावा आपको कुछ भी कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। उसमें भी सेलेक्टेड टॉपिक जो आपको बताया है उससे पूछा जाएगा, उसी से हो जाएगा। या फिर अगर आप आर्ट एंड कल्चर के लिए बुक नहीं भी लेना चाहते हैं तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि बिहार स्पेशल के लिए मेंस की एक बुक ले लीजिए, KBC नैनो की आती है बिहार स्पेशल मेंस, या फिर दृष्टि IAS BPSC मेंस की एक बुक आती है जिसमें GS 1 GS 2 दोनों ही रहते हैं, कंबाइंड करके एक बुक आती है। किसकी, तो दृष्टि IAS की बुक आती है, उसमें भी आपको आर्ट एंड कल्चर मिल जाएगा। GS 1 GS 2 दोनों की कंबाइंड एक ही बुक होती है। कृपया बुक के लिए मुझे पर्सनल मैसेज अलग से ना करें, मैं बिल्कुल शेयर कर दिया है, अभी यहीं पर बता ही रहा हूँ आपको। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, फिर मुझे भी बुरा लगता है कि इतने सारे मैसेज हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप खुद से प्रयास करेंगे, दुकान पर जाएंगे, ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। GS 1 GS 2 कंबाइंड बुक आती है दृष्टि IAS की, उसमें भी आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन रहता है, वहाँ से आपका हो जाएगा। तो GS 1 के लिए आर्ट एंड कल्चर के मैंने 2 सेक्शन बताए हैं, दोनों में कुछ भी फॉलो कीजिए, आपका हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ें, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम है। और इसके अलावा BL ग्रोवर की बुक कई सारे बच्चे पढ़ते हैं जिनको अधिक कंटेंट चाहिए, तो जैसे अगर आपको एक्ट वगैरह के लिए कंटेंट ज़्यादा चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं BL ग्रोवर की बुक, नहीं तो आपका स्पेक्ट्रम से काम चल जाता है। बाकी कौन सा, करंट अफेयर के लिए आप विजन IAS की मंथली मैगजीन पढ़ सकते हैं, मेंस के लिए परफेक्ट होता है बंधुओं। GS 2 GS 1 दोनों के लिए ही सही होगा। न्यूज़पेपर डिस्कशन को डेली पढ़िए, अभी से आपका मेंस का 90% हिस्सा तो उसी में कवर हो जाएगा, तो उसको आप फॉलो कीजिए, सीरियसली बस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा उससे। बाकी एक मैगजीन विजन IAS मैंने बताया है, अगर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, क्रॉनिकल पढ़ रहे हैं, कोई और एक मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो जो भी सीरियस मैगजीन होता है उसी को फॉलो कीजिएगा, वन लाइनर टाइप का नहीं मत कीजिएगा, उससे कुछ खास लाभ आपको नहीं मिलेगा। ओके, अब चलिए पॉलिटी की अगर हम लोग किताब की बात करें, पॉलिटी के लिए तो कौन सी किताब, मात्र एक ही काफ़ी है, उसका नाम है M लक्ष्मीकांत। इसके अलावा कुछ भी और नहीं लेना पड़ेगा। M लक्ष्मीकांत की बुक आती है, लेटेस्ट एडिशन आपके पास में होगा ही, अगर नहीं भी है तो 2019 के बाद अगर लिया है, 21 22 23 में भी लिया है तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 2019 ईस्वी का पढ़ रहे हैं 2025 में, ऐसा नहीं होना चाहिए। 21 22 23 ईस्वी का, 24 ईस्वी का है तो आपका बेस्ट है, उसको मत चेंज कीजिएगा। तो M लक्ष्मीकांत की बुक जो है परफेक्ट किताब है, बाकी करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा। ओके, और बिहार स्पेशल की जो बुक लेंगे उसमें आपको बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स वगैरह मिल जाएगा। तो पॉलिटी का किताब तो यही हो गया, बिहार स्पेशल की बुक ज़रूर ही ले लीजिएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी की कौन सी बुक लें, ज्योग्राफी के लिए दृष्टि क्विक ज्योग्राफी की बुक आती है, ये आपका प्रीलिम मेंस, UPSC PT UPSC मेंस सब में काम आता है। यह किताब शानदार किताब है, NCERT बेस्ड इन्होंने बनाया है, बहुत अच्छी किताब है, इसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना पड़ता है। इकोनॉमिक्स के लिए तो करंट अफेयर ही इनफ है, इसके बियॉन्ड नहीं पूछा जाता इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ भी। बाकी बिहार स्पेशल के लिए तो बिहार स्पेशल की बुक में ही रहेगा आपका खनिज संसाधन वगैरह, तो वहीं से पूछा जाएगा। बाकी इकोनॉमिक्स के लिए कोई अलग से बुक अगर आपको पढ़ना ही हो, थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना हो तो वो आप पढ़ सकते हैं। क्विक इकोनॉमिक्स आती है दृष्टि की, वो आप पढ़ सकते हैं, या फिर 11th 12th की NCERT पढ़ सकते हैं। 11th 12th की समष्टि अर्थशास्त्र जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं।
इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट बच गया? साइंस एंड टेक का बच गया। तो साइंस एंड टेक के जितने कम टॉपिक पूछे जाते हैं ना, उसके लिए कोई अलग से बुक मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा पढ़ने के लिए। वो सेपरेट टॉपिक आपको अलग अलग जगहों पर मिल जाएगा। आपका साइंस एंड टेक उससे कंप्लीट हो जाता है। बाकी जैसे दृष्टि की किताब लेंगे ना आप, जो मैंने बताया GS1 GS2 दोनों कंबाइंड ही रहता है, तो उसमें भी साइंस एंड टेक का कुछ सेक्शन रहता है। बाकी KBC नैनो BPSC मेंस की किताब लेंगे, उसमें भी साइंस एंड टेक का कुछ सेक्शन रहता है, तो वहीं से आपको करना पड़ेगा। इसकी अलग से कोई किताब ऐसे मौजूद नहीं होती है मार्केट में। हाँ, कोचिंग वगैरह के नोट्स वगैरह आपको मिल जाएगा। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको गूगल का सहारा लीजिए, सभी टॉपिक को सर्च करेंगे UPSC लगा करके, तो आपको सारा कंटेंट मिल जाता है। कैसे करें तैयार, कब हो सकता है मेंस? मेंस कब हो सकता है? मेंस होगा आपका जनवरी 2025 के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। जनवरी 2025 सेकेंड वीक में आपका एग्जामिनेशन संभावित है, हो सकता है। दिसंबर में तो संभव ही नहीं है, जनवरी में हो जाए उसके भी चांसेस कम हैं, लेकिन हो सकता है कि सेकेंड वीक में आपका जनवरी में मेंस एग्जामिनेशन हो, इसके चांसेस बन रहे हैं। और जहाँ तक BPSC जैसी चल रही है, अगर वैसी ही चलती रही आफ्टर इलेक्शन भी, तो मान करके चलिए कि आपका एग्जामिनेशन मेंस का जनवरी में ही होगा। तो इसलिए जनवरी के हिसाब से ही तैयारी करें। कैसे करें तैयारी सर? रिजल्ट का वेट अगर आप करते रह गए तो फिर आप वेट ही करेंगे अगले साल भी मेंस का, आपका फिर कुछ नहीं होने जाना इस बार भी, क्योंकि रिज़ल्ट से पहले का जो प्रीसियस समय है 1.5 महीने का, वो आपका गुजर जाएगा। क्योंकि रिज़ल्ट तो आएगा अगले साल अक्टूबर में, और मतलब इसी साल अक्टूबर के अंत तक जैसा बता रहे हैं, या अक्टूबर में ही आएगा, जब भी आएगा तो पता ही है आपको, या फिर हो सकता है नवंबर के फर्स्ट वीक में आए। तब तक का समय अगर आपने बर्बाद कर दिया तो सब कुछ चला जाएगा। DI का क्या करें और कैसे करें? अभी से समय को बांट लीजिए। जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है? 18 सितंबर है, तो 18 अक्टूबर है ना, 18 नवंबर, इस प्रकार से बांट लीजिएगा। 18 दिसंबर और 18 जनवरी हमने बना लिया है। कितने दिन हो गए भाई? 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, यहाँ से 3 मंथ हो गया, है ना। 3 मंथ मान लेते हैं हम कंप्लीट हमारे पास, अप्रॉक्स 3.5 मंथ हमारे पास में है, मान लेते हैं हमारे पास में है। तो उसको कैसे करना है मैनेज? बहुत ही आसान है। मैक्सिमम समय दीजिए अभी पढ़ने पर, और उसके साथ में आंसर राइटिंग करने पर। आंसर राइटिंग डेली बाय डेली करना है, डे बाय डे करना है, डेली बाय डेली करना है। शुरुआत में 1 घंटे 1.5 घंटे करना है, धीरे धीरे जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा वैसे उसको खींच करके 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक ले जाना है, 6 घंटे तक ले जाना है। क्योंकि GS2 पेपर में 3 घंटे में आपको 20 से अधिक सवाल लिखने होंगे, अप्रॉक्स 20 से अधिक सवाल लिखने होंगे, जिस कैपेसिटी तक पहुंचने में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। और DI का क्या करें? तो प्रीवियस ईयर खोलिए, कैलकुलेटर निकालिए और उसका प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि DI इतना आसान नहीं होने वाला है। तो ऐसे ही करना है अभी से, समय बांट करके। टारगेट मैंने आपको दे दिया, टॉपिक मैंने आपको दे दिया, अब करना आपको है। ओके, जिन्हें जुड़ना हो बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।